एक समय ऐसा था जब भारत फॉरेन पॉलिसी को लेके बैकफुट पे खेलता था। 1955 में जब सोवियत यूनियन ने इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप का एक ऑफर किया था, तब इंडिया की तब की सरकार ने उसे डिक्लाइन कर दिया था। 2014 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी को फ्रंट फुट पे जाकर खेला जा रहा है, स्पेशली तब से जब हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को बनाया गया। और फॉरेन पॉलिसी के इस फ्रंट फुट पे होके खेलने को आप इस वाक़े से समझ सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जब चल रहा था, तब सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया रशिया को बॉयकॉट कर चुके थे और दुनिया भर में सारे देशों को वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि रशिया को बॉयकॉट करो। तभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहुत ही ब्लंटली रखा था कि रशिया को बॉयकॉट करना नहीं करना, दैट इज़ आवर ओन कॉल, दैट इज़ आवर ओन पॉलिसी, आप लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसी वॉर के रिगार्डिंग जब एक रिपोर्टर ने उनको पूछा था, तो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट एंड डिप्लोमेटिक वे में ये जवाब दिया था कि यूरोप शुड ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। दैट इज डॉक्टर जयशंकर फॉर यू। वेस्टर्न वर्ल्ड के इतने प्रेशर के बावजूद भी इंडिया रशिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा, और खड़ा भी क्यों ना रहे। 1971 में जब वॉर हुआ, तब यूके हमारे वेस्टर्न इंडिया को टारगेट कर रहा था, बे ऑफ बंगाल में यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर रहा था, और इसी मल्टी डायमेंशनल के वॉर को काउंटर करने के लिए जब हमारी गवर्नमेंट ने पूरे देश के पावर्स को, पूरी दुनिया के पावर्स को जब खत लिखे, एसओएस कॉल्स किए, उस मदद की रिप्लाई में सिर्फ एक देश हमारे साथ खड़ा हुआ, और वो था रशिया। रशिया को इस सपोर्ट करने के कारण हमें काफ़ी इकोनॉमिकल फ़ायदे भी हुए इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइजेस, बट साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस को भी हमने अवॉइड किया, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अच्छे संबंध भी बना के रखे। और हमारी यही फॉरेन पॉलिसी पीपल सेंट्रिक भी है, यानी कि अगर दुनिया भर में कहीं पे एक वॉर जोन के अंदर हमारे भारतीय लोग फंस जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करके लाने के लिए भी हमारी सरकार उतनी मजबूत है, इतनी मजबूत कि लोग अगर सिर्फ तिरंगा झंडा दिखा देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। हमारी एक्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने तो एक बार ये पॉलिसी भी सेट की थी कि हमारे देश अगर मंगल ग्रह पे भी अगर फंस जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि वहाँ जाकर भी उनको रेस्क्यू कर लेकर आएंगे। और इन्हीं पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ को हमारे आज के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले साल कतार में हमारे 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन हमारी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वहाँ की इंडियन एम्बेसी, इंडियन डायस्पोरा, इन सब ने मिलकर उन 8 के 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी को सिर्फ कैंसिल नहीं करवाया, बल्कि उनको सेफ एंड साउंड दिल्ली तक भी पहुंचाया। याद कीजिए, मार्च 2019 में जब विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन क्रैश पाकिस्तान में हो गया था, तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितनी आसानी से और कितने आराम से विंग कमांडर अभिनंदन को वहां से रिलीज़ कर दिया था। अगले ही दिन पाकिस्तान के लीडर अयाज सादिक ने इस पूरे वाक़े को एक्सप्लेन किया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जब विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कॉल किया था, तब उनकी क्या हालत हुई थी। रशिया यूक्रेन का वॉर जब चल रहा था, तो उस वॉर जोन में भी हमारे 7,457 स्टूडेंट फंसे हुए थे। मोदी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा प्लान किया, जिस ऑपरेशन गंगा के तहत 7,457 स्टूडेंट को सेफ एंड साउंड वहाँ से रेस्क्यू करके भारत पहुँचाया गया। कोविड का पैंडेमिक जब चल रहा था 2020-21 में, तब पूरे दुनिया भर में हमारे भारतीय जहाँ जहाँ फंसे हुए थे, उन सब को इवैक्यूएट किया गया। करीब 10 लाख इंडियंस को दुनिया भर से इवैक्यूएट करके भारत में लाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, चाइना जैसा देश जो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, फिर चाहे वो दूसरे देशों का घाटा हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन भारत की पॉलिसी ये नहीं है। भारत की कल्चरल पॉलिसी क्या कहती है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। और इसी पॉलिसी को लेके हमें ये देखने मिला कि तुर्की में जब भूकंप आया था, तब हज़ारों लोगों की जानें गई थी। तभी पूरी दुनिया भर में से भारत एकमात्र ऐसा देश था जो सबसे पहले तुर्की के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दौड़ के गया था। भारत को G20 की लीडरशिप जब मिली थी, तब उन्होंने पहला कदम ये उठाया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबरशिप उन्होंने दिया था। मिडिल ईस्ट में भी हमने सही पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस हैं, उनमें से 2 बड़े अलायंस UAE से आते हैं। नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट, इंडिया ने इजराइल के साथ में भी अच्छे रिलेशनशिप बनाए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। अक्टूबर 7 जब हुआ और हमास ने इजराइल पर जब अटैक किया था, तब इंडिया इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा था, और इंडिया ने हमेशा इजराइल पैलेस्टीन के इस वॉर में
टू स्टेट सॉल्यूशन को एडवोकेट किया है। भारत ने अफगानिस्तान जैसे देश में भी $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ के एजुकेशन, वहाँ के टेक्निकल एडवांसमेंट्स के लिए। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब भारत ने श्रीलंका को इकोनॉमिक सपोर्ट दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने जैसे सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, अर्जुन राणातुंगा जो कि क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया था। भूटान में जब चाइनीज़ आर्मी अपना इन्वेजन कर रही थी तब भारत ने 270 ट्रूप्स को डोकलाम में पहुंचाया था और वहां की चाइनीज़ आर्मी को स्टॉप किया था। बट बाद में जाके भूटान ने प्रो चाइना स्टांस ले ही लिया था। हाल ही में हुई लक्षद्वीप और मालदीव की कंट्रोवर्सी आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे मोदी जी लक्षद्वीप गए थे लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, वहाँ को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और मालदीव जैसा बड़ा देश इकोनॉमिकली डूब गया था। तभी मालदीव को सपोर्ट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट दिया और उसी के चलते मालदीव ने इंडिया के साथ सारे कनेक्शंस तोड़ दिए और हमारी आर्मी को वहां से विड्रॉ करने के लिए भी कहा गया है। भारत ने पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया है, इसी बात का एक एग्जांपल देता हूं आपको। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका की वेल्थ ने अमेरिका की सड़कों को नहीं बनाया है, बल्कि अमेरिका की सड़कों ने अमेरिका की वेल्थ को बनाया है। और लगता है इसी बात को हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बहुत सीरियसली ले लिया है, क्योंकि पिछले 9 साल में पूरे इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स हैं वो 60% से बढ़ चुके हैं और पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड का नेटवर्क अब इंडिया में चाइना से भी आगे। भारत परियोजना जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट पे गडकरी जी काम कर रहे हैं, जिसमें 50 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। मुंबई से दिल्ली, मुंबई से नागपुर, जम्मू से लेके जामनगर, ये सारे कॉरिडोर्स को प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा और 23 नए नेटवर्क्स भी बनाए जाएंगे। पिछले 10 साल में हमारे देश में 95,000 किलोमीटर रोड्स बनाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो आज़ादी से पहले हमारे देश में 21,000 किलोमीटर रोडवेज थे, जो कि आज के डेट में 1,61,000 किलोमीटर रोडवेज बन चुके हैं। इन रोडवेज के अलावा अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट का कवरेज 2014 में 55% था, जो 2020 में 99% हो चुका है। कुछ ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 80% टॉयलेट कवरेज इंडिया में अभी है, जो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में 2022 में 55% ऑफ इंडियन ऑडियंस को इंटरनेट का एक्सेस था, जो कि 2026 तक टेंटेटिवली 900 मिलियन लोगों तक इंटरनेट का एक्सेस पहुंच जाएगा। और इसीलिए CNN के एक आर्टिकल में CNN ने ये क्लियरली मेंशन किया था, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज़ इंडिया। इस 900 मिलियन की यूज़र बेस में द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि 50% से ज़्यादा लोग रूरल इंडिया से आते हैं। अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो 2022 में 338 मिलियन लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें से इंटरेस्टिंगली 36% लोग रूरल इंडिया से आते हैं और 99% लोगों ने UPI का इस्तेमाल किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें तो डेफिनेटली हुई है, बट कुछ निगेटिव चीज़ें भी हुई है जहाँ पर हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट एक हाई प्रोफाइल ट्रेन एक्सीडेंट था, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों की जानें गई थी। या फिर गुजरात में कुछ ब्रिजेस कोलैप्स हुए थे।